हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आंसर वर्ड पे। आज के सेशन में हम पंचायत संस्थाओं के विधायी प्रावधान, संरचना और शक्तियों पर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये सेशन स्पेसिफिकली वीपीओ मेंस वाले बच्चों के लिए होगा, वीपीओ मेंस। और अगर आप हायर लेवल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हो जैसे कि स्टेट पीसीएस और यूपीएससी, तो भी आपके लिए ये सेशन यूजफुल रह सकते हैं, बिकॉज थोड़ा डेप्थ पे पढ़ने की जरूरत होती है हायर लेवल एग्जामिनेशंस के लिए, है ना। और वीपीओ मेंस के लिए क्यों? बिकॉज 65 नंबर का आपका पंचायती राज संस्थान से क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंस इसके आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ के जाना है पंचायती राज संस्थान। तो आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? पंचायत संस्थाओं के विधायी प्रावधान, संरचना और शक्तियां। इसके अंदर 3 सब टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि पहला टॉपिक है त्रिस्तरीय प्रणाली, यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। दूसरा टॉपिक है प्रत्येक स्तर की शक्तियां और कार्य। तीसरा टॉपिक है ग्राम सभा की भूमिका। सो एग्जाम तो अभी आपका होने वाला है, 27 अप्रैल को आपका एग्जाम है, लगभग 22-23 दिन है आपके पास। आपने कहीं ना कहीं से तो ये टॉपिक्स पूरे पढ़ ही लिए होंगे, है ना। और अब आपका रिवीजन मोड स्टार्ट हो गया होगा, तो रिवीजन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप एमसीक्यू सॉल्व करिए, टेस्ट दीजिए, एमसीक्यू सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। इससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होगी, आपने जो चीजें पढ़ी है वो अच्छे से और आपके दिमाग में स्टोर होगी। तो क्वेश्चंस लगाना सबसे अच्छा तरीका है, तो हम आपके लिए ले आए क्वेश्चंस। आज के सेशन में टोटल 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इन 50 क्वेश्चंस के थ्रू दो टॉपिक्स कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, किसी ब्लॉक में सरकारी स्कूलों की स्थिति खराब थी। ठीक है, शिक्षकों की कमी, इमारतों की जर्जर हालत और छात्रों की घटती संख्या। पंचायत समिति को इस स्थिति में क्या करना चाहिए? पंचायत समिति किस स्तर पे आती है? ब्लॉक स्तर पे आती है। 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो पंचायत समिति हमारी ब्लॉक स्तर पे आती है। मान लीजिए कि उस स्तर पे आप कोई अधिकारी के पोस्ट पे है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? कौन सी स्थिति बन रही है? शिक्षकों की कमी है, इमारतों की जर्जर हालत है और छात्रों की घटती संख्या है। ऑप्शन ए, स्कूलों की स्थिति को नजरअंदाज करना, क्योंकि शिक्षा राज्य सरकार का विषय है। केवल शिक्षकों को जिम्मेदार ठहराकर उनकी उपस्थिति पर नजर रखना। शिक्षा विभाग से समन्वय करके स्कूलों के पुनर्विकास की योजना बनाना। पंचायत निधि से मरम्मत कार्य कराना और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी। ऑप्शन डी, स्कूल बंद करने की सिफारिश कर देना, ताकि सरकारी संसाधनों की बर्बादी ना हो। ठीक है, स्कूल ही बंद कर दो, सारी की सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। सो ऑब्वियसली ये आप नहीं कर सकते हो। पहला ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है, दूसरा भी गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी होगा कि आप शिक्षा विभाग से समन्वय करके स्कूलों के पुनर्विकास की योजना बनाएंगे, पंचायत निधि जो पंचायत फंड होता है उससे मरम्मत कार्य कराएंगे और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देंगे, है ना। इजी क्वेश्चन। शिक्षा विभाग से समन्वय, ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। व्याख्या देख लेते हैं। पंचायत समिति को शिक्षा क्षेत्र की निगरानी का दायित्व दिया गया है। यदि स्कूलों की स्थिति खराब है तो पंचायत समिति को सरकारी फंड का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए और स्कूलों के पुनर्विकास के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। ठीक है, पंचायत समिति को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पंचायत समिति को शिक्षा क्षेत्र की निगरानी का दायित्व दिया गया है। दायित्व किसके पास में है? शिक्षा क्षेत्र की निगरानी का पंचायत समिति के पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत समिति की कौन से कार्य जिला परिषद के समान है? ऑप्शन ए, केवल प्राथमिक विद्यालयों की देखरेख करना, ब्लॉक स्तरीय योजनाओं को मंजूरी देना और निधि आवंटित करना, स्थानीय न्यायिक मामलों का निपटारा करना और ऑप्शन डी, राज्य सरकार के लिए कर संग्रहण करना। तो पंचायत समिति के कौन से कार्य जिला परिषद के समान है? जिला परिषद के बराबर आते हैं कौन से कार्य? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्लॉक स्तरीय योजनाओं को मंजूरी देना और निधि आवंटित करना। तो पंचायत समिति तो ये काम करेगी, ब्लॉक स्तर पे तो सारी जिम्मेदारी पंचायत समिति की है ही, और जिला परिषद के पास भी ये सारी पावर्स होती हैं। ठीक है, पंचायत समिति का कार्य ब्लॉक स्तर पर योजनाओं की स्वीकृति और धन आवंटन करना होता है, जो जिला परिषद के जिला स्तरीय कार्यों से मेल खाता है। ठीक है, हालांकि जिला परिषद का कार्य क्षेत्र बड़ा होता है और वह राज्य सरकार के साथ समन्वय बनाकर नीतियां बनाता है। क्वेश्चन 3, ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा योजना के तहत तालाब खुदाई का काम कराया जा रहा है, लेकिन कुछ ग्रामीणों ने शिकायत की कि उन्हें समय पर मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में पंचायत का सही कदम क्या होगा? ठीक है, ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा योजना के तहत एक तालाब खुदाई का काम चल रहा है, लेकिन वहां पे कुछ ग्रामीणों ने शिकायत की है कि उन्हें समय पर पैसा वैसा नहीं मिला, उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में पंचायत का सही कदम क्या होगा? पंचायत को क्या करना चाहिए, ये आपको बताना है।
ऑप्शन ए, मजदूरों से कहना है कि वे इंतजार करें, भुगतान राज्य सरकार से आएगा। भुगतान में देरी के लिए मजदूरों को दोष देना और उन्हें कह देना कि वे योजना से बाहर हो सकते हैं। बैंक और रोजगार सहायक के साथ बैठकर पता लगाना कि भुगतान में देरी क्यों हुई है और जल्द से जल्द समस्या का समाधान कराना। मनरेगा का काम बंद कर देना क्योंकि पंचायत को इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या होने वाला है? ऑब्वियसली ऑप्शन सी होगा। आप बैंक और रोजगार सहायक के साथ बैठक करके पता लगाने की कोशिश करेंगे कि भुगतान में देरी क्यों हुई है और जल्द से जल्द समस्या का समाधान करेंगे। ठीक, ये प्रोविजन इंपॉर्टेंट है कि मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान आपको 15 दिनों के भीतर करना आवश्यक है। कितने दिनों के भीतर? 15 दिनों के भीतर आपको भुगतान करना है जो भी उन्होंने काम किया है उसका। उदाहरण के तौर पर कई बार बैंकिंग प्रक्रिया में देरी, पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार या तकनीकी समस्या के कारण मजदूरी नहीं मिलती है। तो इसका समाधान क्या है? ग्राम पंचायत के बैंक अधिकारियों, रोजगार सहायक और मनरेगा अधिकारियों के साथ बैठक करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मजदूरों को बिना किसी रुकावट के मजदूरी मिले। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 भारत में पंचायती राज की औपचारिक नींव रखने वाला पहला अधिनियम था। 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों को अनिवार्य किया। 2021 में उत्तर प्रदेश ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की, जो संविधान में उल्लिखित 33% से अधिक है। हमारे तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, 1, 2 एंड 3, मतलब तीनों करेक्ट है हमारे आंसर। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 भारत में पंचायती राज की औपचारिक नींव रखने वाला पहला अधिनियम था, 1947 वाला। 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1952 ने उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चुनाव को अनिवार्य किया गया था, पंचायत चुनावों को। और हाँ, हमारे प्रदेश में 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जाता है महिलाओं को, जो कि 33% जो हमारे संविधान में उल्लिखित है उससे अधिक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, 1, 2 एंड 3। एक जिला परिषद को पता चला कि पंचायत समितियों द्वारा आवंटित बजट का बड़ा हिस्सा ठीक से खर्च नहीं हुआ और कई योजनाएं अधूरी रह गई। ऐसे में जिला परिषद को क्या कदम उठाना चाहिए? जिला परिषद को इस स्थिति में क्या कदम उठाना चाहिए हमें बताना है। ऑप्शन ए, पंचायत समितियों से फंड वापस लेकर उसे राज्य सरकार को लौटा देना। पंचायत समितियों को बिना जांच के और अधिक फंड देना ताकि वे आगे अच्छा काम करें। पंचायत समितियों के काम की समीक्षा कर, धीमी प्रगति के कारणों की जांच कर और वित्तीय पारदर्शिता के लिए निगरानी तंत्र मजबूत करना। पंचायत समितियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने देना, भले ही बजट का सही उपयोग ना हो। तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर आई थिंक ऑप्शन सी ही होगा कि आप पंचायत समितियों के काम की समीक्षा करेंगे, धीमी प्रगति के कारणों की जांच करेंगे और वित्तीय पारदर्शिताओं के लिए निगरानी तंत्र मजबूत करेंगे। 73 संविधान संशोधन के तहत उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का गठन 3 स्तरीय संरचना में किया गया। जिला योजना समिति यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन का मुख्य कार्य जिले के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। राज्य वित्त आयोग यानी कि स्टेट फाइनेंस कमीशन पंचायती संस्थाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार को अनुशंसाएं देता है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत की सर्वोच्च संस्था होती है जिसमें सभी वयस्क नागरिक शामिल होते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है ये हमें बताना है। ऑप्शन सी हमारा गलत है, बिकॉज स्टेट फाइनेंस कमीशन यानी कि राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार को अनुशंसाएं देता है, ना कि केंद्र सरकार को। ठीक है, तो जो सेंट्रल लेवल पे फाइनेंस कमीशन होता है वो हमारी पंचायत संस्थाओं को अनुशंसाएं दे सकता है, लेकिन स्टेट फाइनेंस कमीशन नहीं दे सकती है केंद्र सरकार को। यदि उत्तर प्रदेश में एक गांव की जनसंख्या 50,000 से अधिक है तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत उसे किस प्रकार की विशेष प्रशासनिक शक्ति प्रदान होगी? ठीक है, यदि उत्तर प्रदेश का एक गांव है जिसकी जनसंख्या 50,000 से अधिक है तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत उसे किस प्रकार की विशेष प्रशासनिक शक्ति प्राप्त होगी? तो आपको ग्राम पंचायत को अतिरिक्त कर लगाने की शक्ति प्राप्त होगी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत को अतिरिक्त कर लगाने की शक्ति। 73 संविधान संशोधन के तहत जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायतों को कर लगाने, शुल्क वसूलने और राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर अनुदान प्रदान करने की शक्तियां प्राप्त होती है। सारी शक्तियां किसके पास में है?
ग्राम पंचायतों के पास में है। बड़ी पंचायतों को अधिक प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार मिलते हैं। अगर आप बड़ी पंचायत है तो आपको और अधिकार और वित्तीय अधिकार और प्रशासनिक अधिकार मिलते हैं। एक ग्राम पंचायत को मनरेगा के तहत 50 लाख रुपए की राशि मिली, लेकिन जांच में पाया गया कि आधे से अधिक श्रमिकों ने के नाम फर्जी थे और काम वास्तविक रूप से हुआ ही नहीं। इस भ्रष्टाचार के लिए सबसे पहले कौन जिम्मेदार होगा और इस मामले को हल करने के लिए कौन सा सही कदम होगा? ठीक, मनरेगा के तहत 50 लाख रुपए की सिफारिश मिली थी, लेकिन जांच में पाया गया कि आधे से अधिक श्रमिकों के नाम फर्जी थे और वास्तविक रूप से काम नहीं हुआ। तो ऐसे में क्या सही कदम होगा ये हमें बताना है। तो सबसे सही तो यही होगा कि आप ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव के खिलाफ FIR दर्ज कराइए। ठीक, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत ग्राम पंचायतों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देने की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, 100 दिन के रोजगार की गारंटी देने की जिम्मेदारी है, लेकिन कई बार फर्जी जॉब कार्ड, घोस्ट वर्कर्स और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं सामने आती हैं। व्यवहारिक रूप से स्थिति में प्रशासन को जांच कर दोषियों पर FIR दर्ज करनी चाहिए, दोषी प्रधान को पद से हटा देना चाहिए और धन की रिकवरी करनी चाहिए। ठीक, एक ग्राम प्रधान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में हटाया जा सकता है? ग्राम प्रधान को हम किस परिस्थिति में हटा सकते हैं? ऑप्शन 1, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सिद्ध हो जाए, ग्राम सभा द्वारा 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो, राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को अनियमितता के कारण भंग कर दिया जाए। सो करेक्ट आंसर हमें बताना है। सो सारे के सारे ऑप्शन हमारे सही हैं। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप अगर सिद्ध हो जाए, अब अपने प्रधान को हटा सकते हैं, ग्राम प्रधान को। अगर ग्राम सभा द्वारा 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो, तो यहाँ पे भी हम अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकते हैं ग्राम सभा के प्रधान के ऊपर भी। राज्य सरकार द्वारा पंचायत को अनियमितता के कारण भंग कर दिया जाए, तो भी आपके ग्राम प्रधान हट जाएंगे पोजीशन से। और ये सारे प्रोविजंस कहाँ पे लिखे गए हैं? उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 में। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार यदि कोई ग्राम सभा अपने वार्षिक बजट को पारित करने में विफल रहती है तो क्या होगा? अगर कोई ग्राम सभा अपना वार्षिक बजट पारित नहीं कर पाई तो उस स्थिति में क्या होगा, ये हमें बताना है। ग्राम पंचायत स्वयं भंग हो जाएगी, जिला पंचायत अध्यक्ष को बजट पारित करने का अधिकार होगा, संबंधित ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति द्वारा बजट पारित कर दिया जाएगा, राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को अनुदान देने से इनकार कर सकती है। अगर एक ग्राम सभा अपना वार्षिक बजट को पारित करने में विफल रहती है तो संबंधित ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति द्वारा बजट पारित किया जाएगा। ठीक है, क्या प्रोविजन है कि पंचायत समिति पर बजट लगाकर पारित करा सकते हैं। ग्राम सभा को स्थानीय विकास और वित्तीय मामलों के निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है। यदि वह वार्षिक बजट पारित नहीं कर पाती तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति इस कार्य को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेती है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि विकास योजनाएं बाधित न हो और वित्तीय कुप्रबंधन न हो। एक ब्लॉक में जल संकट गहरा गया है, जिससे कृषि और पेयजल की स्थिति खराब हो रही है। पंचायत समिति ने जल संरक्षण योजना बनाई, लेकिन ग्राम पंचायतें इसे ठीक से लागू नहीं कर पा रही है। पंचायत समिति को क्या कदम उठाना चाहिए? जल संकट गहरा गया है, जिससे कृषि और पेयजल स्थिति खराब हो रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए पंचायत समिति को, यह हमें बताना है। जल संकट की समस्या को प्राकृतिक आपदा मानकर सरकार से राहत पैकेज मांगना, ग्राम पंचायतों की आलोचना करना और योजना को विफल मानकर छोड़ देना, जल संरक्षण के लिए मनरेगा और अन्य योजनाओं के तहत तालाबों और चेक डैम का निर्माण सुनिश्चित कराना, साथ ही किसानों को जल संवर्धन तकनीकों के बारे में जागरूक करना, जल संकट की समस्या को हल करने के लिए निजी कंपनियों को बुलाकर बोरवेल खुदवाना। तो सबसे सही ऑप्शन क्या लग रहा है? पंचायत समिति को जल संरक्षण के लिए मनरेगा और अन्य योजनाओं के तहत तालाबों और चेक डैम का निर्माण सुनिश्चित कराना, साथ ही किसानों को जल संवर्धन तकनीकों के बारे में जागरूक कराना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2021 में किए गए संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या, ये बताना है। पंचायती संस्थाओं में महिलाओं की संख्या को बढ़ाना, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, ग्रामीण स्तर पर महिला नेतृत्व और निर्णय लेने की भागीदारी को बढ़ावा देना, पंचायती संस्थाओं में महिलाओं की नियुक्ति को कानूनी रूप से अनिवार्य करना।
सो उद्देश्य आपको क्या लग रहा है सबसे सही? ग्रामीण स्तर पर महिला नेतृत्व और निर्णय लेने की भागीदारी को बढ़ावा देना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। अगर किसी ग्राम पंचायत के अंतर्गत सार्वजनिक तालाब यानी कि कॉमन विलेज पॉन्ड का अतिक्रमण हो जाए तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्था इसके निपटारे के लिए सबसे पहले उत्तरदायी होगी? ठीक, ग्राम प्रधान और ग्राम सभा, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला पंचायत अध्यक्ष, राज्य सरकार की राजस्व विभाग समिति। सो किसी भी कॉमन विलेज पॉइंट पर अतिक्रमण होता है तो इसके लिए सबसे पहले उत्तरदायित्व कौन लेता है? ग्राम प्रधान और ग्राम सभा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्राम प्रधान और ग्राम सभा। ग्राम पंचायत के पास गांव के साझा संसाधनों जैसे तालाब, चारागाह और सामुदायिक भूमि का प्रबंधन करने का अधिकार होता है। यदि कोई अतिक्रमण होता है तो ग्राम प्रधान और ग्राम सभा को इसे हटाने की कार्यवाही करनी होती है। आवश्यकता पड़ने पर वे पंचायत समिति और जिला प्रशासन से सहायता ले सकते हैं। अगर कोई जिला परिषद अपने वार्षिक बजट को समय पर मंजूरी नहीं देता है तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार क्या परिणाम होगा? सो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, राज्य सरकार जिला परिषद को भंग कर सकती है अगर कोई जिला परिषद अपना वार्षिक बजट को समय पर मंजूरी नहीं दे पाता है तो। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य सरकार जिला परिषद को भंग कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जिला परिषद जिला स्तर पर पंचायत समितियों की योजनाओं को समेकित करती है। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। जिला परिषद को ग्रामीण विकास नीतियों पर राज्य सरकार को सलाह देने का अधिकार नहीं है। जिला परिषद को प्राथमिक विद्यालयों और अस्पतालों की देखरेख करने का अधिकार प्राप्त है। सो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, ये कथन हमारा गलत है कि जिला परिषद को ग्रामीण विकास नीतियों पर राज्य सरकार को सलाह देने का अधिकार नहीं है, जबकि इन्हें अधिकार होता है। जिला परिषद न केवल पंचायती योजनाओं को लागू करती है बल्कि राज्य सरकार को ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे के मामले में सलाह भी देती है। यह जिला स्तर की सबसे बड़ी पंचायत संस्था है और इसके कार्यक्षेत्र काफी विस्तृत होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी ग्राम सभा में 10% की न्यूनतम उपस्थिति नहीं हो पाती है तो उस बैठक का क्या होगा? ठीक है, किसी कोई भी ग्राम सभा वहां पे 10% की न्यूनतम उपस्थिति नहीं है तो उस बैठक का क्या होगा ये हमें बताना है। बैठक को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा। ग्राम सभा को अगली निर्धारित तिथि पर फिर से बुलाना होगा। बैठक को वैध घोषित कर दिया जाएगा लेकिन निर्णय मान्य नहीं होगा। ग्राम प्रधान को विशेष अनुमति लेकर बैठक जारी रखने का अधिकार होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्राम सभा को अगली निर्धारित तिथि पर फिर से बैठक बुलानी होगी। उसी तरीके से जैसे हमारा कोरम होता है ना पार्लियामेंट पे कि 10% लोग अगर प्रेजेंट है तो ही आप कार्यवाही शुरू कर सकते हो, तो उसी प्रकार से ग्राम सभा में भी अगर 10% लोग की न्यूनतम उपस्थिति नहीं है तो आप ग्राम सभा को अगली निर्धारित तिथि पर फिर से बैठक बुलानी होगी। यदि ग्राम सभा किसी ग्राम प्रधान के कार्य से असंतुष्ट होती है, उसे हटाने की प्रक्रिया क्या है? जिला पंचायत अध्यक्ष को ग्राम प्रधान को हटाने का अधिकार होता है। ग्राम सभा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। ग्राम सभा केवल राज्य सरकार से प्रधान को हटाने की सिफारिश कर सकती है। ब्लॉक प्रमुख को प्रधान को हटाने का अधिकार प्राप्त होता है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? हमने पहले डिस्कस किया कि ग्राम सभा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ग्राम प्रधान को हटा सकती है। ठीक है, ओके, यही सारी चीजें एक्सप्लेनेशन में दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी जिले में सड़क निर्माण कार्य के लिए जिला परिषद को पर्याप्त धनराशि नहीं मिल रही है तो इसे हल करने के लिए कौन सा कदम सबसे उपयुक्त होगा? जिला परिषद राज्य सरकार से सीधे अनुदान की मांग करेगी। पंचायत समिति से अनुदान लिया जाएगा। ग्राम पंचायत अपने स्वयं के कर बढ़ाकर इस कार्य के लिए धन जुटाएगी। जिला योजना समिति राज्य वित्त आयोग से धन आवंटन की सिफारिश कर सकती है। सो करेक्ट आंसर हमारा यही है ऑप्शन डी कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी यानी कि जिला योजना समिति राज्य वित्त आयोग से धन आवंटन की सिफारिश कर सकती है यदि किसी जिले में सड़क निर्माण करने के लिए जिला परिषद को पर्याप्त धनराशि नहीं मिल रही है।
अब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का कार्य देख लेते हैं। जिला स्तर की विकास योजनाओं का समन्वय करना होता है। यदि कोई विशेष परियोजना जैसे सड़क निर्माण के लिए धन की आवश्यकता होती है तो डीबीसी राज्य वित्त आयोग को फंड आवंटन के लिए सिफारिश कर सकती है। इससे पंचायतों को वित्तीय स्वतंत्रता के साथ साथ नियोजित विकास करने की सुविधा मिलती है। ग्राम पंचायत के कर संग्रहण यानी कि टैक्स कलेक्शन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, इस पे आपको फोकस करना है। ऑप्शन ए, ग्राम पंचायत को संपत्ति कर लगाने का अधिकार है। जल कर ग्राम पंचायत द्वारा एकत्र किया जा सकता है। ग्राम पंचायत को माल और सेवा कर वसूलने का अधिकार है। ग्राम पंचायत बाजार एवं हाट शुल्क वसूल सकती है। कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी होगा। ग्राम पंचायत को माल और सेवा कर वसूलने का अधिकार नहीं होता है। जीएसटी लगाने का अधिकार केवल केंद्र और राज्य सरकार के पास में है। ठीक है, और बाकी सारे सही है, यानी कि ग्राम पंचायत को संपत्ति कर लगाने का अधिकार है। जल कर ग्राम पंचायत द्वारा एकत्र किया जा सकता है। ग्राम पंचायत बाजार एवं हाट शुल्क वसूल सकती है। ग्राम पंचायत को स्थानीय स्तर पर कर लगाने और राजस्व एकत्र करने के कुछ अधिकार प्राप्त हैं, जैसे संपत्ति कर, जल कर, बाजार शुल्क, लेकिन माल और सेवा कर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित किया जाता है। यदि किसी पंचायत समिति यानी कि ब्लॉक लेवल को अपने ब्लॉक क्षेत्र के विकास के लिए अधिक धन की आवश्यकता है तो वह सबसे पहले क्या कर सकती है? सीधे राज्य सरकार से अतिरिक्त अनुदान की मांग कर सकती है, जिला परिषद को अधिक निधि आवंटित करने के लिए अनुरोध कर सकती है, स्वयं ग्राम पंचायतों से कर वसूलना शुरू कर सकती है, केवल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत धन प्राप्त कर सकती है। अगर ब्लॉक लेवल पे क्षेत्रों के विकास के लिए धन की आवश्यकता पड़ रही है तो आप अपने से ऊंचे यानी कि जिला परिषद को अपनी निधि आवंटित करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। ठीक है, अपने से ऊपर मतलब जिला परिषद से आप अनुरोध कर सकते हैं। ब्लॉक लेवल अपनी योजनाओं के लिए मुख्य रूप से जिला परिषद पर निर्भर करती है। यदि अधिक धन की आवश्यकता होती है तो इसे जिला परिषद से अनुरोध करना होता है, जो बाद में राज्य वित्त आयोग या अन्य स्रोतों से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती है। यदि किसी ग्राम सभा ने अपने ग्राम पंचायत को वार्षिक बजट को अस्वीकार कर दिया तो आगे क्या होगा? ठीक है, अगर कोई ग्राम सभा अपने ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट को अस्वीकार कर देती है तो आगे की स्थिति में क्या किया जाएगा? ग्राम प्रधान अपने विशेषाधिकार से बजट को मंजूरी दे सकता है। पंचायत समिति को बजट स्वीकृति करने का अधिकार होगा। ग्राम पंचायत को नया बजट तैयार करना होगा और पुनः ग्राम सभा की मंजूरी लेनी होगी। जिला परिषद स्वचालित रूप से बजट प्रस्तुत कर देगी। तो भाई ऐसे केस में हमें ग्राम पंचायत को नया बजट तैयार करना होगा और पुनः ग्राम सभा से मंजूरी लेनी होगी। ठीक है, अस्वीकार हो गया तो आप पुनः से बजट तैयार करिए और पुनः से मंजूरी लीजिए। ग्राम सभा स्थानीय शासन की नींव होती है और इसके पास ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट को स्वीकार या अस्वीकार करने की शक्ति होती है। यदि ग्राम सभा बजट को नामंजूर कर देती है तो ग्राम पंचायत को संशोधित बजट तैयार करना पड़ता है और पुनः अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना होता है। एक ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत के लिए महिला आरक्षण लागू किया गया है। चुनावों के बाद एक गांव की निर्वाचित महिला प्रधान को प्रशासनिक कार्यों में कोई स्वतंत्रता नहीं मिल रही है और उसका सारा निर्णय उसके पति द्वारा लिया जा रहा है, यानी कि सरपंच पति की प्रथा है। इस स्थिति में महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से सबसे प्रभावी समाधान क्या हो सकता है? आपको सबसे प्रभावी समाधान बताना है। जिला मजिस्ट्रेट को इस मामले की जांच करनी चाहिए और महिला प्रधान को प्रशासनिक प्रशिक्षण देना चाहिए। पंचायत सचिव को इस मामले में हस्तक्षेप कर महिला प्रधान को अपने पति से सलाह लेकर ही काम करने का सुझाव देना चाहिए। ग्राम सभा को महिला प्रधान के पति को ग्राम पंचायत में शामिल कर देना चाहिए ताकि वह निर्णय लेने में मदद कर सके। पंचायत चुनावों में महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहिए क्योंकि वे स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाती। तो बताइए भाई। करेक्ट आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन ए। जिला मजिस्ट्रेट को इस मामले की जांच करनी चाहिए। अपने पंचायत सीरीज अगर देखी हो तो उसमें वहाँ पे डीएम आती हैं चेकिंग करने के लिए ना पंचायत में, जब उनके पंचायत पति सारा काम करते रहते हैं, मतलब सरपंच पति उनके सारा काम करते रहते हैं, तो वहाँ करके कितनी डांट फटकार लगाती है उन्हें। तो इस केस में क्या होगा? डीएम को इस मामले की जांच करनी चाहिए और महिला प्रधान को प्रशासनिक प्रशिक्षण देना चाहिए। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया गया है। 50% आरक्षण कौन से एक्ट के द्वारा दिया गया है? 1994 एक्ट के तहत। लेकिन कई क्षेत्रों में
प्रॉक्सी शासन यानी सरपंच पति की समस्या देखी जाती है। इस समस्या का व्यवहारिक समाधान यह है कि महिला प्रतिनिधियों को प्रशासनिक एवं कानूनी प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम बने। इसके लिए राज्य सरकार को महिला प्रधान सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसी योजनाएं लागू करनी चाहिए। ग्राम पंचायत में किसी सार्वजनिक तालाब की जमीन पर एक स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है और वहां अपने निजी उपयोग के लिए निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। ऐसे में पंचायत को क्या करना चाहिए? ठीक है, कोई सार्वजनिक तालाब था, उस पर किसी प्रभावशाली व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, तो ऐसे में पंचायत को क्या करना चाहिए ये हमें बताना है। पंचायत को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि वह प्रभावशाली व्यक्ति विरोध कर सकता है। बताओ भाई, पंचायत को संबंधित व्यक्ति से निजी तौर पर समझौता कर लें। निजी तौर पर जाके आप समझौता कर लो। पंचायत को जिला प्रशासन और राजस्व विभाग को सूचित करना चाहिए और कानूनी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। पंचायत को ग्रामीणों से कहना चाहिए कि वे खुद जाकर उस व्यक्ति का निर्माण गिरा दें। तो सबसे सही ऑप्शन तो हमें लग रहा है भाई ऑप्शन सी होगा कि पंचायत को जिला प्रशासन और राजस्व विभाग को सूचित करना चाहिए और उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए। एक ब्लॉक में स्थित कुछ ग्राम पंचायतों को प्रधानमंत्री आवास योजना यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास आवंटित किए गए थे, लेकिन कई लाभार्थियों को समय पर घर नहीं मिले। जांच में पता चला कि फंड का सही तरीके से उपयोग नहीं हुआ और कुछ अपात्र लोगों को भी लाभ दिया गया। इस मामले में पंचायत समिति ब्लॉक स्तर की क्या भूमिका होनी चाहिए? ब्लॉक स्तर पर आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? पंचायत समिति को कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह राज्य सरकार की योजना है। केवल ग्राम पंचायतों को फटकार लगाकर उन्हें सही से कार्य करने को कहना चाहिए। संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही कर और आवंटित प्रक्रिया में पारदर्शी सुनिश्चित करनी चाहिए। इस विषय को नजरअंदाज कर देना चाहिए क्योंकि ग्राम प्रधानों और लाभार्थियों का निजी मामला है। सो करेक्ट आंसर तो हमें लग रहा है कि ऑप्शन सी होगा कि आप संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांग के दोषों के खिलाफ कार्रवाई करिए और आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करिए। किसी परिस्थिति में जिला परिषद को अपनी योजनाओं में राज्य सरकार से सीधा हस्तक्षेप प्राप्त हो सकता है। किस परिस्थिति में जिला परिषद को अपनी योजनाओं में राज्य सरकार से सीधा हस्तक्षेप प्राप्त हो सकता है ये हमें बताना है। जब जिला परिषद अपनी विकास योजनाओं को लागू करने में पूरी तरह विफल हो जाए, जब पंचायत समिति जिला परिषद के खिलाफ शिकायत करें, जब किसी ग्राम सभा का प्रस्ताव जिला परिषद को अस्वीकार कर दिया जाए, जब कोई विधायक जिला परिषद के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग करे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जब जिला परिषद अपनी विकास योजनाओं को लागू करने में पूरी तरह विफल हो जाए तब राज्य सरकार से सीधा हस्तक्षेप आपको प्राप्त हो सकता है। ग्राम पंचायत के एक क्षेत्र में हाल ही में एक नया प्राथमिक विद्यालय खोला गया, लेकिन कुछ महीनों बाद पाया गया कि विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति बहुत कम है। एक ग्राम प्रधान को इस समस्या को हल करने के लिए क्या करना चाहिए? आप ग्राम प्रधान हैं, आप ऐसी समस्या में क्या करेंगे ये बताना है। स्कूल को बंद कर देना क्योंकि यह सरकार का काम है, पंचायत का नहीं। अभिभावकों को दंडित करना और बच्चों को स्कूल भेजने के लिए बाध्य करना। आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वयंसेवी संगठनों की मदद से जागरूकता अभियान चलाना और विद्यालय की सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास करना। केवल शिक्षकों को अधिक वेतन देने की सिफारिश करना ताकि वे बेहतर पढ़ा सकें। तो करेक्ट आंसर क्या लग रहा है? ऑप्शन सी लग रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वयंसेवी संगठनों की मदद से आप जागरूक अभियान चलाएंगे और विद्यालयों की सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। यदि किसी पंचायत के पास कर संग्रह की क्षमता बहुत सीमित है और वह पूरी तरह से राज्य सरकार के अनुदानों पर निर्भर है, तो इसमें कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? ठीक है, कोई पंचायत है और उनके पास कर संग्रह की क्षमता बहुत ही सीमित है, तो और वह पूरी तरीके से राज्य सरकार के अनुदानों पर निर्भर है, तो ऐसी स्थिति में कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? पंचायतों को वित्तीय निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। पंचायत को अधिक कर वसूली के आदेश दिए जाएंगे। पंचायत की विकास योजनाएं प्रभावित नहीं होंगी। पंचायत को राज्य सरकार से अधिक अनुदान मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में पंचायतों को वित्तीय निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। अगर आपके पास कर संग्रह की क्षमता बहुत ही सीमित है, तो आपको ऐसी स्थिति में पंचायतों के वित्तीय निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं होगी। यदि किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र में भूमि विवाद उत्पन्न होता है, तो इसे सुलझाने के लिए प्राथमिक रूप से कौन सा निकाय जिम्मेदार होगा? ये ग्राम पंचायत में भूमि विवाद हो गया है, तो प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी होगी? तो प्राथमिक जिम्मेदारी होगी आपकी
न्याय पंचायत के। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्याय पंचायत। न्याय पंचायतें ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत होती हैं और छोटे मोटे दीवानी एवं आपराधिक मामलों जैसे भूमि विवाद, छोटे चोरी डकैती के मामले को सुलझाने के लिए अधिकृत होती हैं। न्याय पंचायत के पास क्या क्या पावर्स हैं कि वो छोटे मोटे भूमि विवाद और छोटे चोरी डकैती के मामले को सुलझाने के लिए अधिकृत हैं। इनका गठन ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित 5 सदस्यों द्वारा किया जाता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित और सस्ता न्याय उपलब्ध होता है। यदि किसी जिला पंचायत द्वारा लिए गए निर्णय को गलत ठहराया जाता है तो उसे किसके द्वारा निरस्त किया जा सकता है। मतलब किसी ग्राम पंचायत ने कोई निर्णय लिया और उसे गलत ठहरा दिया गया है तो निरस्त कौन करेगा? ग्राम सभा, न्याय पंचायत, जिला मजिस्ट्रेट या मुख्यमंत्री कार्यालय। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिला मजिस्ट्रेट। ठीक। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली के तहत ब्लॉक स्तर पर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी होती है? जिला पंचायत अध्यक्ष, ग्राम प्रधान, खंड विकास अधिकारी या राज्य सरकार। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, खंड विकास अधिकारी यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक स्तर पर ऑब्वियस सी बात है बीडीओ ही होगा। क्या क्या पावर्स होती हैं इनके पास? विभिन्न सरकारी योजनाओं को लागू करने की पावर्स हैं, पंचायतों के कार्यों की निगरानी करने की और वित्तीय प्रबंधन में सहयोग प्रदान करता है ये। यदि किसी पंचायत के मनरेगा फंड में अनियमितता पाई जाती है तो इसकी जांच के लिए कौन जिम्मेदार होगा? ठीक है, ग्राम सभा, न्याय पंचायत, पंचायत सचिव, राज्य सतर्कता आयोग। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, ग्राम सभा। ठीक है, अगर मनरेगा फंड में अनियमितता पाई जाती है तो इसकी जांच के लिए ग्राम सभा जिम्मेदार होती है। यह योजना के तहत आवंटित फंड के उपयोग की समीक्षा करती है और यदि गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी व पंचायत प्रतिनिधियों से जवाबदेही तय करती है। इस प्रणाली का उद्देश्य जमीनी स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। पंचायती राज संस्थाओं में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा हो सकता है? भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा होगा? पंचायत प्रतिनिधियों को अधिक वेतन देना, पंचायतों के वित्तीय लेन देन का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखना और नियमित ऑडिट करवाना, पंचायतों को पूरी वित्तीय स्वतंत्रता देना, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पंचायतों के सभी निर्णय को मंजूरी देना। तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर आपको क्या लग रहा है? आई थिंक ऑप्शन बी होगा, पंचायतों के वित्तीय लेन देन का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखें और नियमित ऑडिट करवाइए। अठारह के यूपी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था और यह वर्तमान पंचायती राज प्रणाली के विकास में कैसे योगदान करता है? ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करना, ग्राम स्तर पर प्रशासनिक शक्तियों को सीमित रूप दे देना, ग्राम पंचायतों को न्यायिक शक्तियां देना, जिला प्रशासन को ग्रामीण विकास की सीधी जिम्मेदारी देना। सो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, ग्राम स्तर पर प्रशासनिक शक्तियों को सीमित रूप दे देना। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है 1884 का यूपी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट। इसका उद्देश्य क्या था? मतलब कि प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान करना इसका सबसे बेसिक फंक्शन था। 1884 का यूपी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट ब्रिटिश शासन के दौरान लाया गया था, जिसका उद्देश्य स्थानीय प्रशासन में लोगों की भागीदारी बढ़ाना था। ठीक है, उद्देश्य क्या था इनका कि स्थानीय प्रशासन में लोगों की भागीदारी बढ़ा सके। हालांकि इस अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों को बहुत सीमित शक्तियां दी गई थी। यह अधिनियम भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव बना और बाद में स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विकास में सहायक हुआ। 1919 में मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत ग्रामीण विकास को किस प्रकार प्रोत्साहित किया गया? ठीक है, ग्रामीण विकास को किस तरह प्रोत्साहित किया गया? मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में गांवों में औद्योगिकीकरण की शुरुआत करके, जिला स्तर पर प्रशासन को बढ़ावा देकर, पंचायती चुनाव में महिलाओं को मतदान का अधिकार देकर, गाँवों में साक्षरता अभियान चलाकर। सो किस प्रकार हमने ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित किया मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के तहत? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिला स्तर पर स्वशासन को बढ़ावा देकर। मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधारों ने उत्तरदायी सरकार की अवधारणा को लागू किया, जिसके तहत स्थानीय निकायों को कुछ प्रशासनिक जिम्मेदारियां दी गई। हालांकि इन संस्थानों को पर्याप्त वित्तीय और कानूनी अधिकार नहीं मिले। इन सुधारों ने स्थानीय
स्वशासन के विचार को मजबूती दी, जो आगे चलकर भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विकास में सहायक बना। बहुत इंपॉर्टेंट एक्टर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। उत्तर प्रदेश में 1952 के 73rd संविधान संशोधन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था? सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव आपको बताना है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला और राज्य के सभी हिस्से में इसे लागू किया गया। जिला अधिकारियों को अधिक प्रशासनिक शक्तियां प्रदान की गई। केवल ग्राम पंचायतों को वित्तीय स्वतंत्रता दी गई। स्थानीय निकायों को न्यायिक शक्तियां सौंप दी गई। सो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया और राज्य के सभी हिस्सों में से लागू किया। मील का पत्थर यह साबित हुआ। इसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया और राज्य सरकारों को यह अनिवार्य कर दिया कि वे ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय स्वशासन प्रणाली लागू करेंगे। उत्तर प्रदेश इसके अनुरूप यूपी क्षेत्र पंचायत जिला परिषद अधिनियम 1961 में 1994 में संशोधन किया। ठीक है, 1961 में यह एक्ट पहले से था और इसमें संशोधन कब हुआ? 1994 में इसमें संशोधन किया गया। उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना क्यों की गई थी और इसका क्या कार्य है? स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या काम है यह हमें बताना है। ग्राम पंचायतों के लिए योजनाएं तैयार करने हेतु, पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से करवाने हेतु, पंचायती राज प्रतिनिधियों के वेतन निर्धारण हेतु, न्याय पंचायतों की प्रशासनिक निगरानी हेतु। स्टेट इलेक्शन कमीशन का जिक्र हमें कौन सा आर्टिकल में मिलता है? आर्टिकल 243 के यानी कि अनुच्छेद 243 के में इसका जिक्र मिलता है। और इनका काम क्या है? पंचायती राज संस्थानों में चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से करवाने हेतु इसका गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 1994 में की गई थी ताकि राज्य में पंचायती चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराया जा सके। इससे पहले चुनाव कराने की जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों पर थी, जिससे राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना अधिक थी। पंचायती राज संस्थानों की वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए कौन से प्रमुख कदम उठाए गए हैं? ठीक है, वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए कौन से प्रमुख कदम उठाए गए? पंचायतों को स्वतंत्र रूप से कर लगाने का अधिकार दिया गया है। राज्य सरकार ने सभी पंचायती योजनाओं के लिए 100% फंडिंग दी। केंद्र सरकार ने प्राप्त धनराशि केवल जिला पंचायतों को दी गई। वित्त आयोग द्वारा निधियों का विकेंद्रीकरण किया गया। सो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन के द्वारा निधियों का विकेंद्रीकरण किया गया। विकेंद्रीकरण माने डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। फाइनेंस कमीशन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को नियमित रूप से फंड देने की सिफारिश की जाती है। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की वित्तीय निर्भरता को कम करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जैसी योजनाओं के तहत धनराशि भेजती है। इसके अलावा स्थानीय कर, जल कर और बाजार शुल्क भी पंचायतों की आय का स्रोत होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और स्टेट फाइनेंस कमीशन कौन सा आर्टिकल में आता है? अनुच्छेद 243 आई के तहत। उत्तर प्रदेश के एक गांव में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 18% है, लेकिन ग्राम पंचायत चुनावों में केवल 10% सीटें एससी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। इस स्थिति में कौन सा विकल्प संवैधानिक रूप से सही होगा? यह आरक्षण सही है क्योंकि पंचायत चुनाव में राज्य सरकार को आरक्षण तय करने का पूर्ण अधिकार है। यह असंवैधानिक है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लिए आरक्षित सीटों का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। चुनाव आयोग को इस मामले में कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। पंचायत स्तर पर आरक्षण तय करने में राज्य सरकार को पूरी छूट होती है, इसलिए इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। सो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, यह पूर्ण रूप से असंवैधानिक है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लिए क्योंकि एससी के लिए आरक्षित सीटों का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 डी, अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 243 डी और उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए पंचायत सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, आरक्षण किस हिसाब से देंगे आप? उनकी जनसंख्या के अनुपात में। यदि किसी गांव में एससी जनसंख्या 18% है तो आरक्षित सीटों का प्रतिशत भी लगभग 18% ही होना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रभावित व्यक्ति हाईकोर्ट या राज्य निर्वाचन आयोग में अपील कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।
स्टार मार्क कर लो। एक ब्लॉक में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, लेकिन कुछ ग्राम प्रधान उम्मीदवारों ने चुनावी खर्च के लिए मनरेगा फंड का दुरुपयोग कर लिया। इस स्थिति में किसके पास सबसे पहले इस गड़बड़ी की जांच करने और कार्यवाही करने का अधिकार होगा? ठीक, जिला पंचायत अध्यक्ष, राज्य निर्वाचन आयोग, संबंधित ग्राम पंचायत के खाता परीक्षक यानी कि ऑडिटर, ग्राम सभा द्वारा गठित जांच समिति। चुनाव से रिलेटेड जो भी गड़बड़ी या सारी चीजें होती है, इसका अधिकार किसके पास में? राज्य निर्वाचन आयोग के पास में, यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन के पास में। ठीक, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग चुनावों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। यदि कोई उम्मीदवार मनरेगा या किसी अन्य सरकारी योजना के फंड का चुनावी लाभ के लिए दुरुपयोग करता है तो ऐसी SEC को अधिकार है कि वह चुनाव को रद्द कर सकता है या आरोपी उम्मीदवार की उम्मीदवारी अयोग्य घोषित कर सकता है। ठीक है, चुनाव रद्द भी कर सकते हैं और उम्मीदवारी को अयोग्य भी घोषित कर सकते हैं। व्यवहारिक रूप से राज्य सरकार के सतर्कता विभाग यानी कि विजिलेंस डिपार्टमेंट भी इस मामले की जांच कर सकते हैं। ग्राम पंचायत चुनावों में 50% महिला आरक्षण लागू होने के बाद क्या व्यवहारिक समस्या देखी गई है? मतलब लागू होने के बाद क्या व्यवहारिक समस्या आई है? पुरुषों द्वारा प्रॉक्सी शासन बढ़ गया है, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में गिरावट आई है, महिलाएं चुनाव लड़ने से हिचकिचाने लगी, केवल शहरी क्षेत्रों में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ा है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन में होगा पुरुषों द्वारा प्रॉक्सी शासन बढ़ गया है, यानी कि प्रधानपति की प्रथा बढ़ गई है ना। हालांकि 50% महिला आरक्षण ने पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया है, लेकिन व्यवहारिक रूप से यह देखा गया है कि कई मामले में उनके स्थान पर उनके पति या परिवार के पुरुष सदस्य निर्णय लेते हैं। इसे प्रॉक्सी सरपंच या सरपंच पति की समस्या कहा जाता है, जिससे वास्तविक महिला सशक्तिकरण प्रभावित होता है। एक जिले की पंचायती राज व्यवस्था में आय स्रोतों की कमी एक बड़ी समस्या है। जिला राज्य सरकार से मिलने वाले अनुदानों पर अत्यधिक निर्भर है और स्थानीय कर संग्रह यानी प्रॉपर्टी टैक्स, मार्केट फीस बहुत कम है। इस स्थिति में कौन सा कदम पंचायती राज संस्थानों की वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी होगा? राज्य सरकार को पंचायतों से मिलने वाला अनुदान पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए, पंचायतों को अतिरिक्त कर लगाने की शक्ति दी जानी चाहिए और स्थानीय व्यवसायों को शुल्क बढ़ाया जाना चाहिए। पंचायतों को केवल केंद्र सरकार की योजनाओं पर ही निर्भर रहना चाहिए। पंचायतों को कोई कर लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ताकि जनता पर आर्थिक बोझ ना बढ़े। तो वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए सबसे प्रभावी हम क्या कर सकते हैं काम? पंचायतों को अतिरिक्त कर लगाने की शक्ति दी जानी चाहिए और स्थानीय व्यवसायों को शुल्क बढ़ाया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। संविधान के अनुच्छेद 243H के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय कर लगाने का अधिकार प्राप्त है। स्थानीय कर लगाने का अधिकार कौन से एक्ट के? जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों को संपत्ति कर, जल कर, बाजार शुल्क तथा पर्यटन शुल्क लगाने का अधिकार है। ठीक, लेकिन कई जगहों पर ये कर प्रभावी ढंग से संग्रहित नहीं होते। इस स्थिति में पंचायतों को जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, स्थानीय उद्यमों और व्यवसायों से कर वसूलने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना चाहिए ताकि वे राज्य सरकार के अनुदानों पर कम निर्भर रहें। आप एक ग्राम पंचायत के सदस्य हैं और ग्रामीणों की शिकायत है कि पंचायत द्वारा बनाई गई सड़क कुछ ही महीनों में टूट गई। इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कौन होगा? ग्रामीण, क्योंकि वे सड़क पर ठीक से उपयोग नहीं कर रहे हैं। राज्य सरकार, क्योंकि उसने पर्याप्त बजट नहीं दिया। ठेकेदार और पंचायत प्रतिनिधि, क्योंकि निर्माण कार्य में लापरवाही और भ्रष्टाचार हुआ हो सकता है। बारिश और प्राकृतिक कारण, क्योंकि इससे सड़क अक्सर खराब हो जाती है। तो भाई कौन जिम्मेदार हो सकते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठेकेदार और पंचायत प्रतिनिधि, क्योंकि निर्माण कार्य में लापरवाही और भ्रष्टाचार हुआ हो सकता है, तभी वह जल्दी टूट गई। ग्राम पंचायत को स्वच्छ भारत मिशन के तहत अपने गांव को खुले में शौच मुक्त यानी ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित करना है, लेकिन कई ग्रामीण अब भी शौचालय का उपयोग नहीं कर रहे हैं। पंचायत इस स्थिति को कैसे सुधार सकती है? जो लोग खुले में शौच कर रहे हैं उन्हें आर्थिक दंड देना और पुलिस को बुलाना, पंचायत सदस्यों को गाँवों में निगरानी के लिए तैनात करना और दोषियों के नाम सार्वजनिक करना, ग्रामीणों को स्वच्छता के लाभों के बारे में जागरूक करना, शौचालय निर्माण में सहयोग देना और व्यवहार परिवर्तन के लिए प्रेरित करना, केवल कागजों में ODF घोषित करना, क्योंकि असल में यह संभव नहीं है। तो भाई क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर?
ऑप्शन सी होगा, ग्रामीणों को स्वच्छता के लाभों के बारे में जागरूक करिए, क्योंकि जागरूकता से ही सारी चीज़ें हो सकती हैं। जब ग्रामीण खुद जागरूक होंगे किससे बीमारियां होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो वो खुद ही नहीं जाएंगे, है ना। और शौचालय निर्माण में सहयोग दीजिए और व्यवहार परिवर्तन के लिए प्रेरित करिए। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जिला पंचायत सदस्यों द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत अध्यक्ष की भूमिका में कर निर्धारण एवं बजट अनुमोदन की शक्तियां होती हैं। केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य को ही जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का अधिकार है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। तो हमारा स्टेटमेंट 3 जो है वो रॉन्ग है कि केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य को ही जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का अधिकार है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी श्रेणी के लोग बन सकते हैं पंचायत अध्यक्ष। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सही कथन है। यानी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जिला पंचायत सदस्यों द्वारा किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष की भूमिका में कर निर्धारण एवं बजट अनुमोदन की शक्तियां होती हैं। एक जिला परिषद को ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और पुलों के निर्माण की योजना बनानी है, लेकिन पंचायत समिति की रिपोर्ट के अनुसार कई गांवों में अब तक कोई पक्की सड़क नहीं बनी है। ऐसे में जिला परिषद को क्या करना चाहिए? बताइए करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंचायत समिति से विस्तृत रिपोर्ट लेकर प्राथमिकता के आधार पर सबसे अधिक जरूरतमंद गांवों में सड़क निर्माण की योजना बनाना और राज्य सरकार से फंडिंग की मांग करना। ठीक है। जिला परिषद का कार्य पूरे जिले में समग्र विकास सुनिश्चित करना है। यदि किसी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की कमी है तो उसे प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, इस पे फोकस करिएगा। ग्राम पंचायत को कर लगाने का अधिकार प्राप्त है, जिसमें जल कर और संपत्ति कर शामिल है। पंचायत समिति की अध्यक्षता एक निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख द्वारा की जाती है। जिला पंचायत को स्थानीय प्रशासन के लिए राज्य सरकार के समान शक्तियां प्राप्त होती हैं। ग्राम पंचायत को मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जैसी योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है? ऑप्शन सी होगा कि जिला पंचायत को स्थानीय प्रशासन के लिए राज्य सरकार के समान शक्तियां नहीं प्राप्त हैं। ठीक है, रॉन्ग होगा। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है कि ग्राम पंचायत को कर लगाने का अधिकार प्राप्त है, जिसमें जल कल संपत्ति कर ये सब शामिल है। पंचायत समिति की अध्यक्षता एक निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख द्वारा की जाती है। और चौथा स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो जिला पंचायत स्थानीय शासन की महत्वपूर्ण कड़ी है, लेकिन यह राज्य सरकार की तरह संप्रभु शक्ति नहीं रखती है। यह केवल पंचायती राज अधिनियम और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शक्तियों के भीतर ही कार्य कर सकती है। एक ग्राम पंचायत में शिकायत आई है कि सरकारी योजनाओं का लाभ कुछ ही लोगों को मिल रहा है, जबकि गरीब और जरूरतमंद लोग इससे वंचित रह जा रहे हैं। पंचायत समिति को इस स्थिति में क्या करना चाहिए? इसे ग्राम पंचायत का आंतरिक मामला मानकर हस्तक्षेप न करना, लाभार्थियों की सूची की समीक्षा कर यदि कोई अनियमितता मिलती है तो ग्राम पंचायत से स्पष्टीकरण मांगना और निष्पक्ष सर्वेक्षण कराना, शिकायतों को अनदेखा कर देना क्योंकि इससे विवाद बढ़ सकता है, ग्राम प्रधान और सचिव से अनौपचारिक बातचीत कर मामले को निपटाने का प्रयास करना। करेक्ट आंसर हमें क्या लग रहा है? ऑप्शन बी लग रहा है कि लाभार्थियों की सूची की हम समीक्षा करेंगे, यदि कोई अनियमितता मिले तो ग्राम पंचायत से स्पष्टीकरण की मांग करेंगे और निष्पक्ष सर्वेक्षण कराएंगे। एक ग्राम प्रधान अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त धन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं उठा सकता है? ठीक, अतिरिक्त धन प्राप्त करने के लिए कौन सा कदम नहीं उठा सकता है? पंचायती करों को बढ़ाना, मनरेगा जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत धन प्राप्त करना, निजी कंपनियों से सीधे निवेश की मांग करना, जिला पंचायत से अतिरिक्त निधि का अनुरोध करना। कॉमन सेंस है, क्या अपन निजी कंपनियों से सीधे निवेश की मांग नहीं कर सकते हैं। बाकी आपको अगर धन की जरूरत है तो आप पंचायती करों को बढ़ा सकते हैं, मनरेगा जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत धन प्राप्त कर सकते हैं, जिला पंचायत से अधिक निधि का अनुरोध कर सकते हैं।
जिला पंचायत अपने वित्तीय स्रोतों को बढ़ाने के लिए करों में वृद्धि कर सकती है और केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकती है। हालांकि वह निजी कंपनियों से सीधे निवेश की मांग नहीं कर सकती क्योंकि यह पंचायती राज अधिनियम के तहत अनुमत नहीं है। यदि किसी ग्राम पंचायत को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना है तो उसे निम्नलिखित में से किस पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। अगर आपको आत्मनिर्भर बनाना है अपनी ग्राम पंचायत को वित्तीय रूप से, तो आपको सबसे अधिक ध्यान किस पर देना है? केवल राज्य सरकार की अनुदान राशि पर निर्भर रहना है, स्थानीय कर संग्रह को प्रभावी बनाना है और राजस्व स्रोतों का विस्तार करना है, केवल केंद्र सरकार की योजना पर निर्भर रहना है, बाहरी निजी कंपनियों से वित्तीय सहायता लेनी है। तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन बी होगा, स्थानीय कर संग्रह को प्रभावी बनाना है और राजस्व स्रोतों का विस्तार करना है। ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि वे स्थानीय करों यानी संपत्ति कर, जल कर, बाजार शुल्क की प्रभावी वसूली करें और अपने राजस्व स्रोतों का विस्तार करें। एक ब्लॉक प्रमुख पंचायत समिति के अध्यक्ष के मुख्य कार्यों में नहीं आता है। सो हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं कि पंचायत समिति अध्यक्ष के मुख्य कार्यों में क्या चीज़ नहीं आती है? ग्राम पंचायतों के कार्यों की निगरानी करना, ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि योजनाओं को लागू करना, राज्य वित्त आयोग को प्रत्यक्ष रूप से अनुदान आवंटित करना, गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ और राज्य एजेंसियों के साथ समन्वय करना। मुख्य कार्य कौन सा नहीं है पंचायत समिति का के अध्यक्ष का, ये हमें बताना है। सो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, राज्य वित्त आयोग को प्रत्यक्ष रूप से अनुदान आवंटित करना, यह इनके प्रमुख कार्यों में नहीं आता है। राज्य वित्त आयोग को पंचायत के लिए धन आवंटित करने की सिफारिश करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन कोई भी ब्लॉक प्रमुख मतलब ये सिफारिश कर सकते हैं लेकिन सीधे तौर पर एसएफसी को अनुदान आवंटित नहीं कर सकते। ब्लॉक प्रमुख की भूमिका मुख्य रूप से पंचायतों की निगरानी, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और संसाधनों के समन्वय तक सीमित होती है। सो ये था हमारा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था ये। अब इसे एक बार और देख लीजिएगा 2x स्पीड पे ताकि चीज़ें आपको और अच्छे से याद हो जाएं। और आशा है आपको सेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।